रियासी आतंकी हमले पर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है। दोनों आतंकी पाकिस्तानी थे। सूत्रों के हवाले से ये अब तक की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। हमले से पहले आतंकी कमांडर अबू हमजा इस इलाके में एक्टिव था। सोर्सेज ये भी क्लेम कर रहे हैं राजौरी इलाके में अबू हमजा एक्टिव था। रियासी राजौरी जिलों की सीमा पर फिलहाल यह हमला किया गया था। सुरक्षा एजेंसियों का संयुक्त सर्च ऑपरेशन इस आतंकी हमले के बाद लगातार जारी है। रियासी आतंकी हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम पहुंच चुकी है। एनआईए की फॉरेंसिक टीम भी सबूत जुटाने में जुटी है। माना जा रहा है कि इस आतंकी हमले में 2 आतंकवादी शामिल थे और दोनों के ही कनेक्शन पाकिस्तान से है। माना जा रहा है कि आतंकी कमांडर अबू हमजा इस हमले में शामिल हो सकता है। इस घिनौनी वारदात के बाद से आतंकी फरार हैं, जिनकी तलाश में पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। घने जंगलों में आतंकियों की तलाश के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। सुरक्षा बलों की तरफ से बड़े पैमाने पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त अब ड्रोन का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। कल आतंकियों की तरफ से कायराना हरकत की गई, जिसके बाद बड़े पैमाने पे सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जो है वो चलाया गया। शिवखोड़ी से कटरा की तरफ जो बस थी वो जा रही थी और उसी बीच में आतंकियों की तरफ से घात लगाकर हमला किया गया। इस बीच बस पर आतंकी हमले से ठीक पहले का ये वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सब कुछ सामान्य दिख रहा है। आतंकियों की फायरिंग से पूरी बस छलनी हो गई। बस पर गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। रियासी हमले के पीड़ितों से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुलाकात की है। रियासी हमले के घायलों से मिले हैं मनोज सिन्हा। इस वक्त ये बड़ी खबर है। रियासी में जो हमला आतंकियों की तरफ से किया गया, उसमें कई श्रद्धालु जो बस में सवार थे वो बुरी तरीके से घायल हुए। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर एलजी मनोज सिन्हा अस्पताल पहुंचे हैं घायलों से मुलाकात करने के लिए। ज्वाइंट ऑपरेशन पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने लॉन्च किया हुआ है। जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको निश्चित रूप से दंड मिले, उसका प्रयास हो रहा है। जो घायल हैं उनको हर हाल में बचाया जाए। ये हम जानते हैं कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, फिर भी उनके परिजनों को एक सहायता के तौर पर 10 लाख रुपए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मृतकों को और घायल लोगों को 50,000 रुपये देने का फैसला किया है। ये हम देश को आश्वस्त करना चाहते हैं। कल से माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी भी मामले पर नज़र बनाए हुए, मेरी उनसे भी बात हुई है। जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और रियासी आतंकी हमले में पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया। जैसा भी आपने उपराज्यपाल को भी सुना, जान गंवाने वालों के परिवार वालों के लिए 10 लाख मुआवजे का ऐलान किया गया है। घायलों को 50-50 हज़ार के मुआवजे का ऐलान किया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुआवजे का ऐलान किया। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थयात्रियों पर जो आतंकी हमला हुआ था, उसमें 2 छोटे बच्चों समेत 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी और 41 लोग घायल हो गए। घायल यात्रियों ने आतंकी वारदात को लेकर क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रियासी जिले में तीर्थयात्रियों की जिस बस पर हमला हुआ, इसमें यूपी से आए संतोष कुमार भी मौजूद थे। आतंकी हमले के वक्त ये बस में आगे की सीट पर बैठे हुए थे। उन्होंने आतंकी हमले के खौफनाक मंजर को बयां किया। आतंकी हमले के वक्त बस में 50 यात्री मौजूद थे। यूपी के बलरामपुर से राजवीत वर्मा भी हमले में घायल हुए हैं। वो अपने परिवार के 13 सदस्यों के साथ शिवखोड़ी के दर्शन के लिए आए हुए थे। आतंकी हमले में घायल हुए 41 तीर्थयात्रियों में से कई की हालत बेहद गंभीर है। मरने वालों में 2 साल का एक छोटा बच्चा भी शामिल था। आतंकी हमले पर रियासी की एसएसपी मोहिता शर्मा ने टीवी9 के कैमरे पर कई बड़े खुलासे किए हैं। आतंकियों ने कायराना हरकत की, ये बड़ी बात उनकी ओर से कही गई है। फायरिंग करने वाले आतंकी पाकिस्तानी। बस पर 2 आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पूरे इलाके में आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। हमने इसमें 5 टीम्स बनाई हैं और वो पूरा एरिया कोम करते हुए नीचे की तरफ इसी पॉइंट पे आके मिलेंगी। मॉर्निंग से ही पीछे अरनास का एरिया जुड़ता है, राजौरी का एरिया जुड़ता है। सब जगह पे वो टीम्स एक गांव पे जाके, हर एक घर पे जाके बीडीजीज की है मदद के साथ, हमारी एसओजी की टीम के साथ ये कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है सुबह से कर रही है। एक बैग भी मिला मैम।
इस तरीके के बैग की कोई इनपुट जो है। ये जो आतंकी थे कितनी संख्या में थे? विटनेसेस का कहना है कि 2 आतंकियों की वो पुष्टि कर सकते हैं। यात्राएं जो हैं वो शुरू हो गई हैं JNK में। उस तरीके से हम अपने श्राइन्स को वैसे भी सिक्योर करने के लिए हम अलर्ट पे ही रहते हैं। एक जर्नल इनपुट था कि यात्राएं शुरू हो रही हैं, आप सबको अलर्ट रहना है। उस तरीके से हमने श्री माता वैष्णो देवी और शिवखोड़ी श्राइन पे जितनी भी हमारी नफरी है उसको अलर्ट रखा हुआ था। इसीलिए मैं कहूँगी कि ये 8 से 9 किलोमीटर आगे पड़ता है पोनी का एरिया। उन्होंने श्राइन पे नहीं पर यहाँ पे एकदम बॉर्डर के साथ लगते हुए उन्होंने अपने ये नापाक मंसूबों को अंजाम दिया। और बड़ी खबर आपको बताएं, NIA करेगी रियासी आतंकी हमले की जांच के लिए NIA की टीम मौके पर पहुंची है। NIA के SP लेवल के अधिकारी जांच करेंगे। जो जानकारी सामने आ रही है, NIA की फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई है। SIA की टीम भी इस वक्त तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं पर हुए आतंकी हमले के बाद राज्यपाल और DGP से हालात की जानकारी ली है। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे संवाददाता अंकित भट्ट की ये रिपोर्ट। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऊपर से तकरीबन ये 150 मीटर है, उससे नीचे जो है गहरी खाई में ये बस गिरती है और उसके बाद तकरीबन 9 लोग जो है उनकी डेथ हो जाती है। ये देखिए बुलेट के निशान जो है वो साफ तौर पे आप इस बस पे देख सकते हैं कि किस तरीके से कायराना हरकत जो है उसको आतंकियों की तरफ से अंजाम दिया गया था। यहाँ पर कुछ सामान है वो भी यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है और तस्वीरों में आप देखिए कि बस की हालात किस तरीके से है। यहाँ पे पूरी तरीके से जो डैमेज है वो पूरी तरीके से बस पे हुआ है और फ्रंट की तरफ से आतंकियों की तरफ से गोलियाँ चलाई गई। पीछे भी गोलियों के निशान जो हैं वो साफ तौर पे बस पे देखने को मिल रहे हैं। और जैसे ही आतंकियों की तरफ से ये गोलियां चलाई गई उसके बाद जो ड्राइवर है वो अपना नियंत्रण जो है वो खो जाता है। सामान, चप्पलें, जूते, उसके साथ साथ टोपी यहाँ पर साफ तौर पे देखने को मिल रही है और खून ही खून के निशान जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि आतंकी वारदात में शामिल आतंकियों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो वहीं JDU नेता नीरज कुमार ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश अब एकजुट है। इससे पहले भी 2-3 हमले हुए। ऐसा भी नहीं कि हमारे सुरक्षा बल कहीं काम करने में सक्षम नहीं हैं। उन्होंने अपनी जानें कुर्बान करके इस मिलिटेंसी को जम्मू कश्मीर में ख़त्म किया है। लेकिन चिंता का विषय है, रणनीति नई, स्ट्रेटजी नई होगी ही तो निश्चय इसको मार गिराया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा उन लोगों को। जिस प्रकार से ये सभी लोग इस तरह के अटैक करते हैं, लोकल इन्फॉर्मर्स का कहीं ना कहीं सपोर्ट रहती है। पुलिस बल, एजेंसियां इसको ढूंढ लगा रही। हमारी उम्मीद है कि इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार अविलंब जो लोग लोकसभा चुनाव के बाद लोकतंत्र में आस्था इनको है उस बौखलाहट के चलते ये आतंकी कार्रवाई का प्रथम दृष्टया में लगता है कि इसके चलते हो रही है। तो निश्चित रूप से इन लोगों का, आतंकियों का कमर टूटे और आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। और आप देखिए रियासी आतंकी हमले में पाकिस्तानी साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ है। 70 से 80 आतंकी घुसपैठ की तैयारी में है। ये सोर्सेस के हवाले से जानकारी। LOC लॉन्च पैड पर आतंकी साजिश पर यह बहुत बड़ा खुलासा। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में जिन लोगों ने जान गंवाई उनमें से 4 लोग जयपुर के रहने वाले थे। घटना के बाद से इलाके में मातम पसरा हुआ है। जान गंवाने वाले में 2 साल का एक बच्चा भी शामिल है। सरकार ने आतंकी हमले में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। साथ ही घायलों को 50,000 की मदद भी दी जाएगी। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने 29 जून से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के कड़े इंतजाम की अपील भी की है। Yes, Riasi is absolutely, they are here. You have seen this in Punch, you have seen this in Mender. It has not died. They are still there. How much it will affect in future, whether it is an election or... You see, the point is not only election. I am afraid, I hope they take care of the Amarnath Yatra, that nothing like this happens. And I'll request every person of the state to see that that yatra goes peacefully.
that carries a message to all that we are not part of this terrorism and we will never be part of this terrorism. और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रियासी हमले में उत्तर प्रदेश के गोंडा का भी एक शख्स जख्मी हुआ है। गोंडा के दिनेश गुप्ता इस हमले में जख्मी हुए हैं और इस वक्त गोंडा में भी इस खबर को लेकर लोग खासे परेशान नजर आए। रियासी में आतंकी हमला, इस हमले में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि 43 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। रुक करते अगली बड़ी खबर का। तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी का पहला फैसला, किसान निधि की 17वीं किश्त को मंजूरी। 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ इसके बाद मिलेंगे। किसान निधि की फाइल पर प्रधानमंत्री मोदी ने सिग्नेचर किए, दस्तखत किए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरी बार पीएम पद का कार्यभार संभालते ही नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है और ये संदेश दे दिया है कि सरकार किसानों के हित को प्राथमिकता देती है। शपथ लेने के फौरन बाद पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने के लिए फाइल पर साइन कर दिया। पीएम के इस कदम से 9 करोड़ 30 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। किसान निधि के लिए 20,000 करोड़ वितरित किए जाएंगे। पीएम ने कहा कि सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में कृषि क्षेत्र में काम करने की चाहत भी है। किसान कल्याण से जुड़ी फाइल पर मुहर लगाने के बाद पीएम ने कहा कि किसानों को लेकर सरकार की प्राथमिकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कार्यभार संभालते ही जिस पहली फाइल पर हस्ताक्षर किया जाए वह किसान कल्याण से संबंधित हो। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद करने का प्रावधान है और इन पैसों को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में दिया जाता है। मोदी सरकार बनने के बाद किसानों को 17वीं किस्त जारी होने का इंतजार था, जो कि आज खत्म हो गया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि सरकार संकल्प के साथ काम करती रही है। किसानों के लिए लिया गया ये फैसला भी उसी की एक कड़ी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कार्यभार संभाल लिया है और जो पहला फाइल उन्होंने साइन किया है उसमें उन्होंने किसान कल्याण निधि का जो फंड है उसे रिलीज किया है। क्या कहेंगे? हमारा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हम 10 साल एक कमिटमेंट के साथ काम किए हैं। एक 24/7 के जैसे प्रधानमंत्री जी मेहनत किया है, एक दिन भी छुट्टी ना लेते हुए काम किया है। आज तीसरी बार प्रधानमंत्री का जिम्मेदारी संभालने के बाद पहला सिग्नेचर किसानों को समर्पित करते हुए आज जो लगभग 20,000 करोड़ रुपए रिलीज करते हुए सिग्नेचर किया है। मैं भारत के किसानों के तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जो कमिटमेंट के साथ जो किसान सम्मान निधि जो योजना शुरुआत हुआ, जब से लेकर आज तक शेड्यूल के आधार पर जिस दिन पैसे पहुंचना चाहिए डिजिटल सिस्टम से देश के करोड़ों किसानों को मैं पैसे पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी पहले भी किया है। और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाल लिया है और आज शाम मोदी की अगुवाई में कैबिनेट बैठक होने जा रही है। पीएम मोदी ने आज कार्यभार संभाल लिया है। दफ्तर पहुंचने के बाद नरेंद्र मोदी ने पदभार संभालने की औपचारिकता भी पूरी कर ली। उन्होंने रजिस्टर पर हस्ताक्षर किया और इसी के साथ मोदी सरकार 3.0 का आगाज हो गया। और इसके साथ ही मोदी सरकार अपने 100 दिन के एक्शन को जमीन पर उतारने के लिए आज पहली कैबिनेट बैठक करने जा रही है। ये बैठक पीएम आवास पर शाम 5 बजे से होगी। माना जा रहा है कि पहली कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी मंत्रियों को इस एक्शन प्लान का कार्यभार सौंपेंगे और इसी बैठक में मंत्रियों के पोर्टफोलियो को लेकर भी चर्चा हो सकती है। चर्चा इस बात की भी है कि इस बार पीएम मोदी विकसित भारत मिशन और मोदी की गारंटी को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों को उनके विभाग देंगे। मोदी सरकार का पूरा फोकस 100 दिन के एक्शन प्लान पर होगा। वही मिशन 2047 का लक्ष्य नई सरकार के एजेंडे में सबसे अहम है। पिछली सरकार में ही प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया था कि साल 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है, क्योंकि साल 2047 में देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। मोदी सरकार 100 दिन के रोड मैप को लागू करने के साथ साथ पिछली सरकार की लंबित पड़ी योजनाओं को पूरा करने का भी लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेगी। मोदी मंत्रिमंडल में नए और युवा सांसदों को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। मंत्रिमंडल में सहयोगियों को खुश करने के साथ साथ क्षेत्रीय और जातीय समीकरण का भी ख्याल रखा गया।
तीसरे टर्म में मोदी की नई कैबिनेट में नए सोशल इंजीनियरिंग की झलक है। इसमें राज्यों का भी खास ख्याल रखा गया है। इस बार मोदी ने 34 पुराने चेहरों पर भरोसा किया है और 35 नए चेहरों पर दांव लगाया गया है। मोदी के कैबिनेट में कुल 71 मंत्री हैं, जिसमें 37 नए और 33 पुराने मंत्री हैं, जिसमें उत्तर से 18 मंत्री, पश्चिम से 17 मंत्री, पूर्व से 15 मंत्री, दक्षिण से 13 मंत्री, मध्य से 6 मंत्री और नॉर्थ ईस्ट से 3 मंत्री हैं। चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष के रणनीति के केंद्र में रहे ओबीसी और एससी वर्ग को मोदी मंत्रिमंडल में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है। मतलब कि नई कैबिनेट में जाति समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। कैबिनेट में 27 ओबीसी, 10 एससी, 5 एसटी को मंत्री बनाया गया है। बीजेपी का कोर वोट माने जाने वाले सामान्य वर्ग से 28 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें 8 ब्राह्मणों और 3 राजपूत नेताओं को जगह दी गई है। कर्नाटक के प्रभावशाली लिंगायत समाज के साथ ही निषाद, लोध जाति और महादलित वर्ग से भी एक चेहरे को मौका दिया गया है। पश्चिम बंगाल के प्रभावशाली मथुआ समाज के साथ ही अहीर, गुज्जर, खटिक और बनिया वर्ग से भी एक नेता मंत्रिमंडल में जगह बनाने में सफल रहे हैं। और शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद कल पीएम मोदी ने विदेश से आए मेहमानों से मुलाकात की। आप देखिए रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया गया था। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी ने इन तमाम मेहमानों से मुलाकात की। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे आए थे, जिनका स्वागत पीएम ने खुद किया। भारतीय सैनिकों की मालदीव से वापसी के बाद दोनों देशों के रिश्ते में खटास जरूर आई थी, लेकिन इसके बावजूद मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइजू को न्योता भी दिया गया, जिनका मोदी ने गर्मजोशी से स्वागत किया। खास मेहमानों में सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद हफीफ भी शामिल थे, जिनसे पीएम ने मुलाकात की। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ सपरिवार भारत आए थे, लिहाजा उन्होंने पूरे परिवार के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की। विदेशी मेहमानों में पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भी अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। पीएम ने दोनों का स्वागत किया। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे को पीएम ने गले लगाकर उनका स्वागत किया। इन मेहमानों का स्वागत करने के बाद पीएम मोदी ने सबसे 1-to-1 बातचीत की, जिनमें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी शामिल थी। अब आपको कल राष्ट्रपति भवन में शपथ के दौरान का एक वीडियो दिखाते हैं, जो कि इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल इस वीडियो में राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियों पर एक जानवर नजर आया। लोग जानना चाह रहे हैं कि ये कौन सा जानवर है। दरअसल दुर्गादास उइके शपथ के बाद जब राष्ट्रपति को नमस्कार करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, उसी समय राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियों पर एक जानवर नजर आया। लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियों पर कोई पालतू जानवर था। तो ये तस्वीरें कल शपथ ग्रहण समारोह के दौरान है। ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल इस वीडियो में राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियों पर एक जानवर नजर आया और ये चर्चा का विषय, बहुत तेजी से ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। और ये उस वक्त का है जब दुर्गादास उइके शपथ के बाद राष्ट्रपति को नमस्कार करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो बैकग्राउंड में राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियों पर पीछे एक जानवर नजर आया। उत्तराखंड से बीजेपी सांसद अजय टम्टा और तमिलनाडु से बीजेपी सांसद एल मुरुगन ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद क्या कहा, देखिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने आशीर्वाद के रूप में पूरे देश में काम करने के लिए मुझे इस योग्य समझा, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी का और सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं प्रयास करूंगा कि जो भी मुझे काम दिया जाएगा, क्योंकि पिछले 10 सालों से हमारी सरकार काम कर रही है और वो काम को और ताकत दे करके, दिन रात मेहनत करके उस काम को और अच्छा करने का मेरा सबसे पहले प्रयास रहेगा। और मैं चाहूँगा कि उसके कारण से मेरा जो डिपार्टमेंट है वो भी गौरवान्वित हो और स्वयं भी मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसको भी मैं गौरवान्वित महसूस करूँ, यही मेरा लक्ष्य रहेगा। See, already I told you, our Prime Minister's vision is that विकसित भारत। विकसित भारत लेके ये देश का डेवलपमेंट करने के लिए हम काम करेंगे। हमारा प्रधानमंत्री जी का गाइडलाइन में अंडर द आवर प्राइम मिनिस्टर्स लीडरशिप वी विल वर्क। इधर झारखंड के रांची से बीजेपी के सांसद चुने गए संजय सेठ बतौर केंद्रीय राज्य मंत्री शामिल हुए हैं। TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा है, आप ये सुनिए। केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ इस वक्त हमारे साथ हैं।
मोदी 3.0 में आपने राज्य मंत्री की संजय जी शपथ ली है, किस तरह का अनुभव और क्या उम्मीद कर रहे हैं आगे? नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार राष्ट्र सेवा और बिना रुके बिना थके देश को आगे ले जाना, आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, आज पूरी दुनिया मोदी की ओर देख रही है। मोदी मतलब डेवलपमेंट, मोदी मतलब विकास। और निश्चित रूप से कह सकते हैं ये तीसरा जो कार्यकाल होगा वो भारत को दुनिया के नक्शे पे परम वैभव तक ले जाएगा। और आज इसीलिए 140 करोड़ देशवासी कहते हैं मोदी का परिवार। और आज ये हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे विकास पुरुष, दुनिया के लोग सबसे लोकप्रिय नेता, उनका तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना देश के लिए बहुत बड़ा हम कह सकते हैं बहुत बड़ी सौगात है। खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां पर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में चारों सीटों पर जीत हासिल कर ली है। TV9 संवाददाता पुनीत शर्मा ने बीजेपी नेता जयराम ठाकुर से खास बातचीत की। एक केंद्रीय मंत्री भी अब हिमाचल प्रदेश की तरफ से मिला है केंद्र को, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है नरेंद्र मोदी जी को 60 वर्षों के बाद, और हम सब के लिए गर्व का विषय है, प्रसन्नता का विषय है। और जहां मैं देख रहा था कि मंत्रिमंडल का अगर गठन हुआ है संतुलित, और मैं कह सकता हूं कि गठबंधन की जो एक हमारी पिछले लंबे समय से जो एनडीए की एक अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करने की एक पद्धति चल रही है, उस पद्धति को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठे हैं। शुभकामनाएं देते हुए यही कहूँगा कि मजबूत फैसले, बड़े फैसले लेने का वक्त जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो उस दिशा में पूरा देश उत्सुकता से जो है इंतजार कर रहा है। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में बिहार को बड़ी भागीदारी मिली है। सुनिए क्या कह रहे हैं बीजेपी और जेडीयू के नेता। बिहार को अच्छी भागीदारी हुई है। प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद और देश जी की जनता का प्रति आभार है कि आपने तीसरी बार विकसित भारत बनाने के संकल्प को साकार करने का अवसर दिए हैं। सर, संजय राउत ट्वीट करके कश्मीर के मामले पर कह रहे हैं कि एक तरफ नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे, दूसरी तरफ दहशतगर्द खून की होली खेल रहे थे। 370 हटने के बाद से हादसे और बढ़ गए कश्मीर में। आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचारी बेचैन है और इनकी सफाया तय है। उनका ये प्रयोग सफल रहा, ये दिखाता है कि उन्होंने विकास जो कराया है बिहार में, उसका असर पूरे जनता पर होने लगा है। यही कहना है मुझे। विपक्ष के लोग कह रहे हैं सर कि इस बार नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में है, तो बिहार में विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और जो चीनी मिल वगैरह बंद है उसको खुलवा देना। हाँ, निश्चित रूप से ये तो डिमांड है, जनता दल यूनाइटेड का डिमांड है। मुझे उम्मीद है सफलता मिलेगी। और वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला। अजय राय ने कहा कि ये बैसाखी वाली सरकार है। पवन खेड़ा ने कहा कि ये मोदी नहीं एनडीए सरकार है। देखिए, ये पहली बात तो सरकार जो है ये पूरी तरीके से लंगड़ी सरकार है। ये लंगड़ी सरकार गठबंधन बनाकर आज बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सरकार जो भी बनाया इन्होंने जोड़ तोड़ करके बनाया है। पहली बात तो ये मोदी थर्ड नहीं है, ये एनडीए 3 है। अब मोदी जी हर चीज़ में अपना नाम डालना चाहें तो अब तो जनता भी देख रही है कि ये एनडीए 3 है। और जब आप मोदी 3 बोलते हो तो ज़रा नायडू साहब से और नीतीश जी से भी पूछ लो कि ये मोदी 3 कहेंगे या एनडीए 3 कहेंगे। नंबर 2, शायद इसका संदेश मोदी जी को समझ में आ जाए कि जो राहुल गांधी को या गांधी परिवार को या नेहरू जी को या कांग्रेस पार्टी को गाली देते थे, उनको जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया और अब मजबूरी में नरेंद्र मोदी को भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना पड़ गया। आने वाले कुछ महीने या जितने भी महीने मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, कम से कम अपना जो राजनीतिक एक सभ्यता संस्कृति होनी चाहिए उसका निर्वहन करेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। और इस बीच खबर यह है कि शरद पवार ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बार मोदी सरकार बिहार और आंध्र प्रदेश के बलबूते पर बनी है। आज महाराष्ट्र में शरद पवार और अजीत पवार गुट ने अलग अलग पार्टी का स्थापना दिवस मनाया।
शरद पवार ने पार्टी दिवस के मौके पर केंद्र में तीसरी बार बनी एनडीए सरकार पर कहा कि पिछले 5 सालों में बीजेपी का जनाधार तेजी से घटा है। इस मौके पर अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए शरद पवार ने कहा कि अब उन्हें विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर टीडीपी और जेडीयू का समर्थन नहीं मिलता तो मोदी सरकार के लिए बहुमत हासिल करना भी मुश्किल हो जाता। उन्होंने ये भी कहा कि अब जनता समझदार है और केंद्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं को 3 महीने बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाना चाहिए। महाराष्ट्र में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। वहीं मुंबई में अजीत पवार ने भी महाराष्ट्र में होने जा रहे विधानसभा चुनाव पर मंथन की बात कही। मोदी मंत्रिमंडल में अजीत पवार की पार्टी का इस समय कोई मंत्री नहीं है, जबकि उनकी सहयोगी पार्टी शिंदे गुट की शिवसेना को एक पद मिला है। अजीत पवार अपनी पार्टी के लिए कैबिनेट मंत्री का पद चाहते थे, लेकिन उन्हें राज्य मंत्री का पद ऑफर किया जा रहा था। दिल्ली में जल संकट को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जल मंत्री आतिशी आज एलजी विनय सक्सेना से मिली। दिल्ली में पानी की किल्लत बरकरार है। एक और बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब तक पानी पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार पर पानी रोकने का आरोप भी लगा दिया। हम लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, लेकिन अभी दिल्ली वाले परेशान हैं। दिल्ली में पानी की कमी है। अगर हरियाणा हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ दे तो अभी दिल्ली वालों की समस्या ठीक हो सकती है। अगर हरियाणा मुनक कनाल में पूरा पानी दे दे तो दिल्ली में जो पानी की कमी की वजह से लोग परेशान हैं, जो त्राही त्राही मची हुई है, वो परेशानी कम हो सकती है। तो हम तो हरियाणा सरकार के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, दिल्ली वालों की तरफ से हाथ जोड़ के खड़े हैं कि दिल्ली वाले परेशान हैं और दिल्ली की समस्या का समाधान। एक और दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर बयानबाजी और बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी ओर सड़क पर संग्राम शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी हरियाणा सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गई है। पार्टी का आरोप है कि हरियाणा सरकार दिल्ली के हिस्से का पानी रोक रही है। भारी संख्या में आप कार्यकर्ता दिल्ली के मंडी हाउस और गोल चक्कर पर जमावड़ा लगाए हुए हैं। तो भीषण गर्मी में दिल्ली में एक बार फिर से पानी का भयंकर संकट चल रहा है। क्या है दिल्ली में पानी को लेकर ताजा हालात, आप जरा देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में गर्मी ने ऐसा तांडव मचाया कि हाहाकार मच गया। चिलचिलाती धूप ने लोगों का घरों से निकलना बेहाल कर दिया, तो सूखे नालों ने दिल्ली की जनता को पानी के लिए तरसा दिया है। टैंकरों के जरिए पानी की कमी को पूरा करने की कोशिश हो रही है। हालात यह है कि हर गली मोहल्ले में पानी का टैंकर आते ही लोग टूट पड़ते हैं। पानी के लिए लोगों ने बड़े बड़े ड्रम खरीद कर रखे हैं। जब भी टैंकर पानी लेकर पहुंचता है तो लोग पानी भरने के लिए आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। और त्राहिमाम तो तब मचता है जब कुछ ही मिनटों में पानी खत्म हो जाता है और जो लोग पानी के लिए घंटों से खड़े होते हैं उन्हें पानी नसीब नहीं हो पाता। पानी की कमी से रोजाना जूझते हुए अब लोगों के सब्र का बांध टूटने लगा है। पानी का टैंकर कब आ जाए लोगों को पता ही नहीं। ऐसे में लोग ना घर में रहने के लायक है और ना अपने काम धंधे में जुटे रहने के लायक। गाड़ी वाला बोल रहा है कि हमें दिक्कत हो रहा है, हम 9 बजे आएंगे, तो 9 बजे हम लोग पानी क्या करेंगे? हम लोग 8 बजे ड्यूटी चले जाते हैं। पानी को लेकर तो बहुत समस्या है, क्योंकि और एक ही टैंकर आता है, इसमें पाइप डालने की वजह से इतनी भीड़ हो जाती है। किसी को पानी मिलता है नहीं मिलता है और उस पर गिरने की संभावना भी होती है और किसी का चोट भी लग जा सकता है इस पर। अब हम आपको दिखाते हैं दिल्ली के चाणक्यपुरी के संजय कैंप से हमारी संवाददाता शालिनी वाजपेयी की एक और ग्राउंड रिपोर्ट। मैं इस वक्त चाणक्यपुरी पहुंची हूँ। चाणक्यपुरी का संजय कैंप है। यहाँ पर एक तरफ चाणक्यपुरी जहाँ पर सारी एम्बेसीज हैं, वो ऐसा लगेगा जैसे वो दूसरी दुनिया है। जब आप इस दुनिया में आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये दूसरी तरह की दुनिया है, जहाँ पर सुबह से लोग इस तरह से अपनी बाल्टियों को लेकर बैठे हुए हैं, बाहर इंतज़ार कर रहे हैं टैंकर का कि कब टैंकर आएगा और कब पानी भरेंगे। सुबह से 2 घंटे से लोग इसी तरह से बैठे हैं और एक एक बूंद के लिए लोग यहाँ पर तरस रहे हैं अभी। और सभी लोग काम करते हैं, छोटा मोटा सबको काम करना है, तभी घर में खाना बनेगा। मैं 2 घंटे से देख रही हूँ सभी लोग यहाँ पर इसी तरह से बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं। डेली इंतज़ार करना पड़ता है, एक दिन का थोड़ी है, तो डेली का कहानी है। टैंकर कितने बजे आता है यहाँ पर? 9 सवा 9 तक आ जाता है। अच्छा, अलग अलग दिन अलग अलग टाइम पर आता है? हाँ, अलग अलग दिन पे अलग अलग टाइम पे आता है। कोई समय नहीं है उसका? कोई टाइम टेबल नहीं है। अच्छा, कोई कभी जल्दी भी आ जाता है, कभी लेट भी आता है। अभी तो आया नहीं है टैंकर। 9 बजे जाना था, ड्यूटी छुट्टी कर ली है खाने के लिए। छुट्टी करनी पड़ी? हाँ, छुट्टी करनी पड़ी। और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। मणिपुर में सीएम के सुरक्षा दस्ते पर हमले को लेकर
सीएम एन बीरेन सिंह के दौरे की तैयारियों के लिए ये दस्ता गया था। एक ड्राइवर समेत 2 पुलिसकर्मी बताया जा रहा है कि इस हमले में घायल हो गए हैं। मंगलवार को जिरीबाम जाने वाले थे सीएम एन बीरेन सिंह, उससे पहले उनके सुरक्षा दस्ते पर हमला हुआ है। हमारे सहयोगी सुमित ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, क्या हुआ है एग्जैक्टली? देखिए, अभी जो लगातार इंफॉर्मेशन आ रही है वो यही बताया जा रहा है कि जो कॉन्वॉय था, जो एडवांस पार्टी के तौर पर जा रहा था, जो चीफ मिनिस्टर थे मणिपुर के, उस पर ये अटैक हुआ। और जिरबम करके एक जगह है, जो जीरी आपका रिवर है, उसके पास ये डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर ये अटैक को अंजाम दिया गया। सबसे खास बात ये कि कहा जा रहा है कि NH-37 जो है उस पर ये पार्टी के ऊपर अटैक किया गया। सुबह करीबन 10:30 बजे ये अटैक को अंजाम दिया गया है। हालांकि अभी भी कई और इंफॉर्मेशन है, जानकारियां हैं जो इसके बारे में जानकारी निकाली जा रही है, लेकिन ये जरूर है कि उस इलाके में अभी भी संवेदनशीलता किस तरीके से बनी हुई है, किस तरीके से वहां पर चीजें खराब हैं, खासतौर पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको लेकर ये जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि अभी भी जो एडवांस पार्टी है, बताया जा रहा है कि उसमें एक शख्स इंजर्ड हो गया है, और अभी भी जो दूसरी रिकवरी पार्टीज हैं एडवांस पार्टी के साथ साथ, वो उस इलाके को सर्च भी कर रही हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सुमिता। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुंबई की, जहां पर मानसून ऐसा पहुंचा कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। मुंबई में कहीं रात तो कहीं पर जो राहत है वो आफत कैसे बनती हुई नजर आ रही है, आप जरा देखिए बात। मुंबई में बारिश से चारों तरफ जन सैलाब सा नजारा हो गया है। भारी बारिश की वजह से मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। देखते ही देखते बारिश ने ऐसा विकराल रूप ले लिया कि सड़कों पर सैलाब नजर आने लगा। चंद ही मिनटों में घुटनों तक पानी भर गया, गाड़ियां पानी में रेंगने लगी। एक और मुंबई में बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी, तो वहीं दूसरी ओर लगातार तेज बारिश कई हादसों की वजह भी बन गई। मुंबई में मानसून की दस्तक का आलम यह है कि मौसम विभाग ने 11 जून तक मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। IMD के मुताबिक इस पूरे हफ्ते मुंबई का अधिकतम तापमान 29 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, औरंगाबाद, अहमदनगर, बीड, उस्मानाबाद, लातूर जिलों में अलग अलग जगहों पर बारिश की संभावना जताई है। तो महाराष्ट्र में भारी बारिश हो रही है, जबकि इन दिनों कई राज्यों में भीषण गर्मी भी पड़ रही है, जिससे बचने के लिए लोग अब पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से ये रिपोर्ट। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की हैं, जहां सैलानियों की भारी भीड़ इन दिनों देखने को मिल रही है। अधिकतर सैलानी मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली जैसे मैदानी इलाकों से यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ के सुहावने मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे ठंडी हवाएं चल रही है और एकदम रिलैक्सिंग सा मूड बन रहा है यहाँ पर। यहाँ पर फ्रेश वाटर्स देखने को मिलता है और पानी बहुत ही ठंडा है, जिससे मन को रिलैक्स फील होता है। कुछ सैलानी परिवार के साथ रिवर राफ्टिंग करते दिखे, तो कुछ सैलानी पैराग्लाइडिंग के जरिए प्रदेश के खूबसूरत वादियों को निहारते नजर आए। यहाँ पे अच्छा लग रहा है, वाटरफॉल की तरह और राफ्टिंग की, उसमें ही मजा आया। काफी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। मनाली इज बेस्ट प्लेस। हम लोगों को 9 दिन हो गए हिमाचल में, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग स्पीति घूम के आए, अभी यहाँ कुल्लू में रिवर राफ्टिंग किया है, काफी मजा आया हमको यहाँ पे। दावा किया जा रहा है कि कोरोना काल के बाद पहली बार गर्मियों के सीजन में हिमाचल प्रदेश में सैलानियों की इतनी ज्यादा भीड़ देखने को मिली है। आपको दिखाते हैं कैसे अमेरिका में एक इवेंट पे बेकाबू सांड ने ऐसा हुड़दंग मचाया कि इवेंट पे भगदड़ मच गई। ये तस्वीरें अमेरिका के ऑरेगन की है, जहां पर एक इवेंट में सांड अचानक से स्टेडियम से दर्शकों की भीड़ में जा पहुंचा। दर्शक जहां इवेंट का आनंद लेते हुए वीडियो बना रहे थे, वहीं सांड के अचानक दर्शकों के बीच पहुंचने का वीडियो भी कैद हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे सांड ने अचानक से अपना रास्ता बदला और दर्शकों की ओर कूदा। हादसे का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें स्टेडियम से बाहर जाने पर बेकाबू सांड के रास्ते में जो भी आया उस पर हमला करता दिखाई दिया। इसी तरह से सांड ने झुंड में खड़े लोगों में एक महिला को अपने गुस्से का शिकार बनाया और अपने सींगों से 2 से 3 बार पलटकर दूर फेंक दिया। प्रशासन के मुताबिक गुस्साए सांड की चपेट में 3 लोग आए। तीनों घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। और देखिए, नीट परीक्षा में ग्रेस मार्क्स देने का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ग्रेस मार्क्स देने के एनटीए के
फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। तो लगातार ये जो मामला है तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है ग्रेस मार्क्स को लेकर, क्योंकि कई ऐसे छात्र हैं, कई ऐसे जो छात्र हैं जिनको 718 और 719 अंक मिले हैं 720 में से, और इसी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। हालांकि कहा गया कि इन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है। अब इसी ग्रेस मार्क्स को लेकर, मार्किंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। वहीं एक्ट्रेस नूर मालविका सुसाइड केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। डिप्रेशन में थी एक्ट्रेस नूर मालविका, ये पुलिस का कहना है। डिप्रेशन की दवाई वो खा रही थी। ये अब तक की जांच में बात सामने आई है। 8 जून को मुंबई के ओशिवारा में घर से मिली थी नूर की लाश, और कई वेब सीरीज और फिल्मों में काम कर चुकी थी एक्ट्रेस नूर मालविका।